नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ युवा दरबार। इससे पहले दो एपिसोड में आपने देखा कि आखिर क्यों इस देश के बहुत सारे युवाओं को राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरे एपिसोड में एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ था जिसमें वो लोग जो कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है उनका कलेश हुआ उनसे जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। लेकिन आज का फॉर्मेट अलग है। आज डिबेट नहीं, केवल एक इंटरेक्शन होगा। आज फिर हम यहीं पे बेनेट यूनिवर्सिटी में ही हैं, जहां पर हम लोगों से, युवाओं से ये पूछेंगे कि अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी बना पाते तो आखिर वो क्या होता, उसका नाम क्या होता और उसके पीछे सोच क्या होती। जैसे कि आप जानते हैं, स्कूल कॉलेज के अंदर बहुत सारे लोग आइडियलिज्म से भरे होते हैं। आइडियलिस्टिक सोच है उनकी कि वो कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, और उनके मन में कॉन्फिडेंस भी होता है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो सिस्टम को बदल सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग सर्वे, वाइब सर्वे के हिसाब से सिर्फ 11% यूथ वो है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं, और वो लोग जो कि पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं एट अ वेरी यंग एज। यानी कि आज हम उन्हीं एक बहुत छोटी सी माइनॉरिटी ऑफ यूथ के बीच में यहाँ पर है, तो इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर इन सब को लेकर इनकी राय क्या है। तो आपका नाम? राजेश। यू? अर्णव कापसे। सफिन जी। तो इन्हीं लोगों से हम जानेंगे कि अगर ये एक पॉलिटिकल पार्टी बना पाते, हाउ वुड दे स्ट्राइव टू बी एजेंट्स ऑफ चेंज इन दिस कंट्री। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि व्हाट वुड बी द नेम ऑफ योर पार्टी? द नेम ऑफ माई पार्टी वुड बी जन धन पार्टी। ओके, व्हाई? क्योंकि मुझे सबको साथ लेके चलना है, और मुझे कोई भी टाइप का फेवरेटिज्म, एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर कास्ट, एक कम्युनिटी के लिए मुझे वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करनी है। तो इसलिए आई वांट सबका साथ एंड सबका विकास, सो जन धन पार्टी। ओके, व्हाट वुड योर पार्टी बी? The name of my party would be Nayi Disha. Okay. Because I feel India needs actual direction in which they can excel in the future. ओके, यू? ओके, सो आई बिलीव मैं अपनी पार्टी का नाम रखना चाहूँगा लोक पार्टी, बिकॉज ये हमारी जनता के लिए ही होनी चाहिए। आज के टाइम में जो हम पार्टीज देख रहे हैं, बहुत एक सेल्फिशनेस आ गई है, एक अपना सेंटर आ चुका है, बट जो है वो होना चाहिए लोग के लिए। ओके, इंटरेस्टिंग। अब इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल ये होगा, हाउ डू यू डिफाइन योर पार्टीज आइडियोलॉजी फॉर आवर व्यूअर्स? Okay, so my party's ideology will be to focus on answers, not slogans. It will be to focus on solutions that we have promised before the elections and not dilute them. So that will be the basic ideology of my party. ओके, yours? So my ideology of my party would be real life transparency on real life solutions, as we need to tackle the real life solutions, and my party needs to be practical. It should be pragmatic, and it should focus on actual on ground issues. So yes, that would पर्सनली आई वुड बिलीव कि मैं चाहूँगा कि जो मेरी पार्टी हो वो सेंटर लेफ्ट हो कुछ, बिकॉज देयर शुड बी सम न्यूट्रल। आई थिंक जो राइट विंग है हमारी, इट इज़ वेरी रिजिड। जब हम बहुत रिजिड हो जाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी हर किसी का विकास नहीं कर सकती। वी कांट बी ट्रूथफुल टू एवरीवन। हमें सेंटर में रहना पड़ेगा थोड़ा। तो फॉर मी इट्स लाइक सेंटर लेफ्ट, नॉट टू मच लाइक बिल्कुल लेफ्ट में हम चले गए, बट वी नीड मॉडर्नाइजेशन, वी नीड टेक्नोलॉजी, but we need to be in a little center. We can't be too much rigid with both the wings. Okay, but even to an extent, if you have to choose center left, what is it that even slightly appeals to you when it comes to being towards the left? I guess एक flexibility दिखती है compared to the right wing. Okay, so flexibility is the reason Yes, why. of course. mine would be centrist with a tinge of right wing. Tinge of right wing. Yes. Okay. So why would you want to be center right? What appeals to you in the right wing ideology? The thing which appeals to me in the right wing ideology is traditionalism and conservatism. Okay. Which actually helps the market ideology in growing, because if we see the recent trend, rather than the left doing much for the country, I believe the right wing parties have done more for the country rather than the left parties, as they focus more on development rather than actual other issues. Okay. And they focused on actual development and youth development, which actually put the country in a very nice direction, and it's going very smooth. Okay, so you're saying basically कमिटमेंट टू ट्रेडिशनल बिलीव्स, यानी कि जो ट्रेडिशनल बिलीव्स है, जो कल्चर है हमारा, उसको लेके कमिटमेंट जो है राइट विंग का, वो आपको पसंद आता है। सो यू वुड फॉर्म अ पार्टी ऑन सिमिलर लाइंस। ओके, योर्स वुड बी सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, व्हाट वुड इट बी? आई एम न्यूट्रल। Neutral. I'm completely centrist, you mean? Centrist. That's very interesting. Q, why would you say that you want to be a centrist party? Okay, so basically the ideology of a center
is economic liberalization. If we talk about Modi era, it is economic liberalization, and it advocates for that. And it also reduces the privatization and the role of state in it. तो इसीलिए हर एक पर्सन अपनी पर्सनल इकोनॉमी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो इसलिए मुझे सेंटर की जो ये आइडियोलॉजी है वो पसंद आती है कि वो बहुत प्रैग्मेटिक है और दे आर सॉर्टेड. तो इसलिए ना मुझे राइट की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है ना लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि अगर आप देखें तो लेफ़्ट जो है वो पूरा ही सोशलिस्ट होते हैं और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो नेहरूवियन इकोनॉमी पे चलती है. लेकिन अगर हम राइट की बात करें तो राइट में मार्केट पॉलिसी एडवोकेट करते हैं पूरी तरह से, पर सेंटर में लिबरलाइजेशन है. एंड आई स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, इसलिए आई एम फॉर सेंटर. Well, that's a very very interesting answer in this polarized times that we live in. हम एक बहुत ही polarized टाइम में रहते हैं दोस्तों. यहाँ पर कोई लेफ्ट है या कोई राइट है. सेंट्रिस्ट आवाजें ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया आजकल. लेकिन इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक युवा साथी बोलते हैं कि वाकई में वो एक सेंट्रिस्ट पार्टी चाहते हैं. So center left and center right both and center as well. Very interesting, diverse opinion already on display here. Now my question to you is, what would be the top 2 issues which your party would prioritize? Okay, the top 2 issues which my party would look to prioritize is firstly go to the core of poverty in India, because that's a very long due issue which I don't think has been, of course from the Modi era it has been significantly bottomed down, but I want to go to the core of it and understand why ये पॉवर्टी का इशू क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, वो होगा. और दूसरा जो मेरे पार्टी का सोल्यूशन जो निकालना चाहेगी वो ये होगा कि जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है वो मैं नहीं करना चाहता, या रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स है वो जो हो रहा है उस पर मुझे एक स्टांस उठाना है कि वाई, अगर हमारे प्रियम्बल में सेक्युलर ये वर्ड है, देन वाई इजंट इट बीइंग प्रैक्टिस्ड इन एक्चुअल पॉलिटिक्स. सेक्युलरिज्म दिखता है नहीं, इवन इन एंटरटेनमेंट, इवन इन द फिल्म्स वी आर सीइंग, आइदर वो राइट सेंट्रिक होती है, लेफ्ट सेंट्रिक होती है. आप क्रिएटिविटी के माध्यम को भी पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हो. सो बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो आ रही है, तो मुझे वो इशू को टैकल करना है. Okay. If I can ask you now, how would your party be different from all the existing parties? What is that one differentiating factor? The one differentiating factor that my party would have is not bending over for dynasty politics or vote bank politics like everyone do. And my party would be based on transparency and real life connection with the on ground people. But how is that, exactly different? Because we see many parties, even in today's India, who say that we are not believers in dynastic. We have self-made leaders. How do you really differentiate then? I would differentiate that based on the supporters of my party. I believe that they are difference makers in the future, and I would like to guide them through my party. Okay, so it's about the supporters as well. Okay, now how will your party bridge the gap between urban youth and rural youth? Because see, all of you are talking about youth-centric parties. How will you bridge the gap between urban and rural youth? Okay, first of all, जो हमें बेसिक स्टार्ट करना पड़ेगा, वी कांट जंप ओवर एनीथिंग, वी नीड द वेरी बेसिक विच इज़ एजुकेशन. सबसे पहले शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करना पड़ेगा अर्बन रूरल दोनों जगहों पे, बिकॉज खासकर जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ पे एजुकेशन हम भले कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है जिसके बेसिस पे एक गरीब बच्चा आगे जाकर एम्प्लॉयमेंट पास भी सके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि एजुकेशन को लाएँ. दूसरा, आई वुड लाइक एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ शहरों में नहीं गांव के अंदर भी. क्यों हर बार एक गांव का इंसान शहर में जाके एम्प्लॉयमेंट की मांग करे? वाई कांट इट बी द रूरल एरियाज? तो ये गांव में कैसे आएगा रोजगार आपके हिसाब से? आई बिलीव सबसे पहले जो हमारा ऑप्रेस्ड जो हमारे लोग हैं उनको कुछ ना कुछ स्टार्टअप्स देने चाहिए हमें. जो विमेंस हैं इनको हमें बहुत बढ़ावा देना चाहिए फॉर एनीथिंग दे नो, एनी आर्ट और एनी वर्क दे कैन डू. जब हम छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ेंगे और फार्मिंग को बेसिकली बहुत हम प्रमोट करेंगे, तब जाकर ये चीज़ें जुड़ेंगी आपस में. Okay. Now my question back to you is that how will you ensure transparency and accountability within your party? For me, transparency and accountability go together, because I would want my followers or my party's followers to be vocal. So for that, to ensure that they're transparent to me, I would host
few Insta lives maybe with all the ministers I have, because अभी Instagram का ज़माना है तो उधर सबके जो questions है वो address कर सकता हूँ. फिर we can have a question hour like it happens in the parliament in reality online through Google Meets. Selected followers could come in, they could voice their opinions about what they are thinking of my party. And accountability, yes. So when they प्रपोज मी कि हमारा ये सवाल है आपसे कि ये क्यों नहीं हो रहा, तो उस पर हम ज़रूर काम करने का ट्राई करेंगे. हम जो भी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, जो भी हमने प्रोमिसेस दिए हैं, सो उस हिसाब से वी विल बी कीपिंग देम इन लूप ऑफ वॉट एवर वी आर प्रोग्रेसिंग विथ रिस्पेक्ट टू आवर पार्टी. सो दैट्स हाउ आई विल मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. But how will you hold all those people within your own party accountable in case they indulge in very serious criminal activities like corruption? How would you deal with that? ओके, सो द वेरी लॉजिकल आंसर टू दिस वुड बी करप्शन किधर भी नहीं रुक सकता, क्योंकि जहाँ भी ग्रीड है, जहाँ पैसा आता है वहाँ ग्रीड आती है. कोई भी पार्टी उठा लो आप, आज तक जब से पॉलिटिक्स शुरुआत हुई है, इंडिया में पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है, करप्शन होता आ रहा है और वो कभी रुकेगा नहीं. तुम उसको कितना मिनिमलिस्टिक रख सकते हो, और तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टी का जो कोर मेंबर्स है उनको कितना तुम अपने ट्रस्ट में रख सकते हो उतना देखो, नहीं तो एक पॉलिटिकल पार्टी में बहुत लोग होंगे. That's very interesting, viewers. आइडियलिज्म के अलावा यहाँ पे रियलिज्म एक सेंस में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्ट करे खुलेआम कि हाँ करप्शन तो होता है हर पार्टी में भी, इसलिए ये कह रहे हैं कि इनकी पार्टी को आप सिर्फ उनके जो कोर मेंबर्स है उनको देखकर जज करें, उनके कैरेक्टर को देख के जज करें कि क्या वो कुछ कर रहे हैं कि नहीं, और ये कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा कुछ करते तो उनके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा. That's the essence of what he's saying. Now coming to you is that he spoke about, you know, social media, how basically you can use social media like Instagram lives to ensure transparency and accountability. How will your party use social media differently? As you said, you're different from other parties. How will you use it differently as compared to the existing parties? My party will use social media differently from other parties by probably organizing polls or live interaction sessions, as you need to actually get into the minds of my supporters and the जो normal जनता है उनका जो मतलब थिंकिंग प्रोसेस है वो मुझे जानना है, और आई वॉन्ट माई होल पार्टी टू नो दैट, सो दैट आई कैन एक्चुअली वर्क अकॉर्डिंग टू दैट एंड एक्चुअली करेक्ट माई पार्टी इन एरियाज विच दे आर लैकिंग. बट इससे जुड़ा है देखिए कि बहुत सारे पार्टीज आज भी सोशल मीडिया वगैरह यूज करके अपने इंटरनल सर्वेस करते हैं. सो हाउ इज दिस डिफरेंट देन? I'd say my party wouldn't just do it for the internal surveys. It would do it for realism and proper work. Realism is actual on-ground portrayal of work. Okay, so you're saying that even if you'll say that whatever work say your party is doing, you'll do a proper poll and other, you know, surveys on that to see whether actually work is reaching people or not. Okay, that's interesting. And what if it turns out that the surveys are showing people are not happy? Would you accept then that there would be some failure within your party? Yes, I would gladly accept that there are failures in my party, which these will obviously help me to actually rectify those mistakes and grow more as a party, because I want my party to actually improve in an actual way. Yes. Okay, sounds interesting. Of course, it will be tested if you do form a party, whether you actually stick to these words or not. We'll have to see what happens there. Now, finally, I would say, coming to the last parts of our interaction, is that how would your party bring more youth, especially in the process of decision making? फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग के अंदर यूथ को लाने के लिए ज़रूरी है कि उनके वोकल्स को दबाया ना जाए, जो ज़्यादातर होता है प्रोटेस्ट और जितनी भी चीज़ें होती हैं कि शायद ये इनर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है एक नेशन में, बट ये वो चीज़ है जो यूथ चाहता है आपसे, जो उसकी डिमांड है. सबसे पहला यूथ को ऑप्रेस नहीं, उसको दबाया ना जाए कहीं पर भी. दूसरा, सोशल मीडिया का यूज़ बहुत प्रोमिनेंट किया जाए एज डिस्कस्ड, बिकॉज जितना हम सोशल मीडिया को प्रोमिनेंट करते हैं, आज का यूथ जितना है वो एक्टिव सोशल मीडिया पर ही है हमारा. सो वी नीड टू मेक द सोशल मीडिया वेरी प्रोमिनेंट. उसको जैसे आज के टाइम पे एक दूसरी पार्टी के लिए मीम्स बना रहे हैं और वही मजाक चल रहा है, सो उसको छोड़कर भी पोल्स जैसे कहे, लाइव सेशंस कहे, ये चीज़ें और बढ़ाई जाएं. और लेकिन इससे देखिए एक सवाल जुड़ा है, ये तो हम बात कर रहे हैं कि हाउ विल यू ब्रिंग मोर यूथ इनटू डिसीजन मेकिंग. सबसे पहले हाउ विल यू ब्रिंग देम इनटू पॉलिटिक्स? जैसे आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट वगैरह आपको करना है, देयर इज नो गारंटी दैट यूथ हु जॉइन प्रोटेस्ट विल वांट टू बिकम पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. हाउ विल यू इंट्रोड्यूस मोर यूथ और गेट मोर यूथ इनटू पॉलिटिक्स फर्स्ट? ओके, अगर जैसे पॉलिटिक्स के अंदर या फिर प्रोटेस्ट कोई होगा तो उसमें यूथ कैसे आएगा? आई बिलीव कि शायद पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि प्रोटेस्ट हो उसके खिलाफ. प्रोटेस्ट का कारण यूथ खुद है.
यूथ खुद चाहेगा तो वो प्रोटेस्ट करता है, वो उसकी नीड्स होती हैं। आई गेस जहाँ पर भी हम लैक करेंगे यूथ वहाँ पर प्रोटेस्ट करेगा। क्योंकि आज की हम जेंजी लोग शायद आई डोंट थिंक सो कि वो जो भी है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं। दे नीड अ चेंज, सो व्हेनेवर दे नीड अ चेंज आई बिलीव दे शुड protest or they should speak. Okay, so first, yeah, I'm just coming to you. So first into politics, basically you're saying, and then you'll try and get them basically into decision making. Okay, you want to say something? पॉलिटिक्स में आना क्यों है यूथ को? यूथ जैसे इन्होंने बोला सैफिल ने कि सबसे पहला है आपको अगर अर्बन और रूरल में गैप ब्रिज करना है, एजुकेशन है। जैसे हम डीयू में देखते हैं वहाँ पे पढ़ाई छोड़ के पॉलिटिक्स ही होती है। Why do you want to drag the youth of the nation into communal hatred, politics and all of that? Political parties should rather help educate them more so that they can be responsible citizen. और पॉलिटिक्स में आने के लिए तुमको एक पार्टी के साथ जुड़ने की ज़रूरत थोड़ी ना है। वो पार्टी अगर आपके लिए कुछ सेवाएं दे रही है, आप उस पार्टी को पसंद करते हो, बस बात खत्म। उसके लिए हार्डकोर पॉलिटिक्स में आके अपने आप को हमेशा वॉइस आउट करके आई हेट दिस आई हेट दैट ये फैलाने की आई डोंट No, but the question was, you know, कि how will you involve more youth? As we are talking about youth, how will you involve more youth in decision making? You're saying the process to decision making, to involve more in decision making, does not mean that they have to be in politics. Am I right? यस एग्जैक्टली। डिसीजन मेकिंग के लिए होने के लिए उनको बीजेपी या कांग्रेस में होने की जरूरत नहीं है। डिसीजन मेकिंग वो तब भी कर सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस ना सही आपकी पार्टी में भी होने की जरूरत नहीं है फिर? Exactly not. Okay. Only those people should join my party who are strictly wanting to align themselves for the people. पर जो लोग अपने आप के लिए जीना चाहते हैं, जिनको किसी और की जिंदगी का ठेका नहीं लेना, वो educated रहे. They should be civilized people of the country. I think that's more than enough for them to be good decision makers and to put their vote to the right party. Okay, my last question now to each one of you is, as a youth, by when do you think India can be a developed country? First of all, do you think India can be a developed country? I am in dual minds here because yes, because I think the economy that we are seeing, the political economy of India has been growing substantially from Nehru to Modi era. It has quite डेवलप्ड ओके ऐसा नहीं है कि पूरे रुकीज हैं हम लोग। इवन इन टर्म्स ऑफ मीडिया सेक्टर वी आर सेकेंड नेक्स्ट टू चाइना। सो डेवलपमेंट के बहुत आसार है, बट नो बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन वी हैव। क्योंकि मुझे नहीं लगता एक मेजर अगर आपको हमारे व्यूअर्स को येस और नो बोलना है कि आपको लगता है कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, येस और नो? बन तो सकता है। ओके, सो यस Yes. सो देन बाय व्हेन डू यू थिंक, व्हाट ईयर, इफ यू कुड गिव अ ईयर? The Prime Minister has said by 2047 he thinks India will be a developed country. What do you think the correct year would be? जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं उसके ऊपर 5-10 साल तो जुड़ा ही दो, तो 2057। 2057. Okay, very interesting. That's a very interesting answer. Your answer? I believe India would be fully developed by 2056. 2056. Why? I believe because by then India would be nearly perfect, but then again not fully perfect because even though all other countries are fully developed, they still are struggling with a lot of issues. Okay. So India will still be struggling. We will be struggling in the near future. Okay. And in the future. I don't think we can ever be fully perfect, but I think a tentative date should be 2056. इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पर दो लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बनेगा, उसको काउंटर किया है। आप क्या कहते हैं इस पे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे विश्वास है कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री बनेगी बिकॉज कोई कल्पना नहीं। जब हम पिछला इतिहास देखें भारत का, हमने इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक जो किया है वो एक रिजल्ट है हमारी ग्रोथ का। तो यस ऑफ कोर्स हम ग्रोथ करेंगे, बट किस ईयर में करेंगे 57 तक शायद मोदी जी रहे ना रहे हमें पता नहीं है। ओके। और ये इसके अंदर कुछ कहना ही चाहूँगा किस ईयर तक, बिकॉज हमारी डेवलपमेंट आज के टाइम पे शायद पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, देखिए 2047 वुड बेसिकली बी 100 years सिंस इंडिपेंडेंस। 100 साल हो गए होंगे हमारे देश को। तो इसीलिए नवे प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 100 साल आज़ादी हो जाएगी हमारे देश को, तो एक देश विकसित भारत हम देश के लोगों को देंगे। तो उस लिहाज से डू यू थिंक 2047 पॉसिबल है? आपको भी लगता है कि और ज़्यादा देर लग जाएगा? नहीं मुझे लगता है और देर लग सकती है। अगर एक रफ ईयर अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं तो? मे बी 65-70 something. 65-70, okay. It can be. So interestingly, so you said 57, you are saying 2056, and you are saying 2065.
Yeah, 60. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग व्यूअर्स। एक जनरल कंसेंसस इस बात को लेकर जरूर है कि हाँ, भारत एक विकसित देश, एक डेवलप्ड कंट्री जरूर बन सकता है इन द कमिंग फ्यूचर। दैट इज अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस व्हिच द यूथ हियर हैव क्लियरली एक्सप्रेस्ड। हमें सिर्फ ये देखना होगा कि आखिर आप तीनों का फ्यूचर क्या होता है, कि आप वाकई में कोई पॉलिटिकल पार्टी बना पाते हैं कि नहीं, और विल यू बी ट्रू टू योर वर्ड्स व्हिच यू हैव जस्ट सेड, या फिर आप कई सारे और पॉलिटिशियंस की तरह होंगे जो कहते कुछ है लेकिन करते कुछ और ही हैं। सो दैट वाज अ वेरी फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन हियर लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत मजा आया इनकी राय जान के, और आइडियलिज्म से भरे लोगों से बात करके हमेशा ही एक सेंस ऑफ होप आपके अंदर भी जागती है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके अंदर भी एक इंस्पिरेशन आया है इनको सुन के कि आप भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं कि नहीं? और इनमें से किन का सबसे ज्यादा अपीलिंग, हुज विजन यू थिंक फेल्ट मोस्ट अपीलिंग टू यू आउट ऑफ द थ्री, ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। तो ये तो हुई युवाओं की बात। अब इस पूरे मुद्दे पर एक एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव लेने का वक्त आ गया है, और इसीलिए अब मैं आपको दिखाता हूं एक इंटरैक्शन जो मेरा बेनेट यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस टीचर डॉक्टर वैशाली शर्मा के साथ हुआ। एंड टुडे वे जॉइंड बाय डॉक्टर वैशाली शर्मा, हु इज अ पॉलिटिकल साइंस टीचर एट बेनेट यूनिवर्सिटी, टू गेट एन एक्सपर्ट ओपिनियन। मैम, welcome. Thank you. Yeah. So ma'am, my first question is, based on your interaction with students, what core values would define a political party created by them? Would it be ideology, governance, or something else? I think students today are, while they are studying about what different kind of ideologies are and what governance is, they are moving beyond these terms and looking forward for what actually the governance means. I think today we are talking about digital governance. We are talking about governance as the grassroots level. So I believe students are actually moving beyond the terms that they're learning in their political science syllabus, while it is helping them to build the core foundations of their thinking around politics. But with regard to political parties they have to form, I think the major challenges they are seeing today is with regard to development, specifically sustainable development. And I think, they are looking more towards governance than the politics and ideologies. So do young people still believe in traditional political labels like left, right, or center? Or would they actually ignore this as well? Because for any political party, ma'am, how would they form their core vote base without any of these ideologies? See, if you say left, right, center, it's very much a global phenomena. It's not just in India, but in US also. We see that Republicans are there and Democrats are there. So while ideologies remains the very much part of it, I believe today what bothers them the most is the development issues. So I think, and they know that they can go beyond ideologies to solve these issues. So clearly you're saying they'll go beyond ideology. Yes. Okay. Then do you think today's youth would prefer strong leadership, as in one person who's a strong leader, or collective decision making in a party they create? What do you mean by strong leader? I mean, like, as we were saying, like, say one charismatic leader. Like we see some parties who are extremely personality centered. One Right. person is the dominant figure. But in some other parties we see even today, that's not the case. It's like everyone together trying to play certain different roles, localizing elections, etc. That's what I mean. So you're saying that regional parties coming together to beat the larger party, right? Yeah, that could be an example. Okay, so I think a charismatic leader, a strong leader can only lead a team where a collective governance can come. Not people who are coming together to beat something which is not the focus of governance and development. So I believe a strong leader runs people together. Okay, so that's a strong leader matters basically. Yes, Okay, it matters. so then is there a gap between what the youth want in a political party which they would form and what is actually achievable in Indian politics? Yes, there can be. Since, everything is not fancy on the ground. So when you are actually forming a political party as a youth, you need to see the reality on the ground. You can't be all, fancy bookish things that, you have read Marx, you have read right-wing ideologies, you have read the entire history of political elections in India. So talking about the ideologies, like we spoke, that these youth can go beyond ideologies. But to go beyond that ideologies, we need to see the gap as well. Like, it can be a fancy word that you can move beyond ideologies, but what's happening on the ground? Most of the people, almost 60% of Indians are still living in villages.
and villages which are divided by caste, which has patriarchy in its own, where do you find the solutions then? You need to see that ground reality. So the youth, when they are forming their parties, it's important that they see the ground reality first. Check whether it's happening with what they are thinking in the class. Even when they have read Marx, when they have read the entire history of Indian politics, how it emerged, how Congress dominance was there and BJP came with the narrative. So they need to really understand what the narratives are around, right? Maybe it can go like when BJP came to power, there were a lot of scams that were there in the name of Congress. So what kind of narratives were created that time? So what kind of narrative we are looking at today? Is it a development narrative, or is it beyond that development narrative? Are we talking about environment? Are we talking about the gender discrimination? Are we talking about the crimes against women? All these realities needs to be checked, and this can only happen when they are well versed with the ground reality. So I believe the education doesn't end in the classroom. It has to go beyond the classrooms. They need to see what's happening on the ground. So the last question then, what would be the biggest challenge? If you were to point out one biggest challenge that the youth would face when they form a political party? Biggest challenge is idealizing their achievement, their outcome, and also seeing the reality. So biggest challenge is actually to see the reality. And biggest challenge is also to overcome that kind of ideologies that you have built inside your head. So first challenge, I would it starts from within. When once you figure out the things that are dividing you within, then you can move beyond and think about the global, think about the national governance and global governance. So as you in the beginning said that the youth you feel are looking beyond ideology like caste and religion, but that still remains the biggest challenge as well. Yeah, right. That's quite a paradox. Going back to, that's quite a paradox in itself. Yes. Okay. Thank you so much, ma'am. I think that was a very fascinating interaction. That's all for today, viewers. With camera person Kundan Jatisapra.